हाय दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK24 अकेडमी में। आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज के सेशन में टीईटी सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो 2001 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको बता दें, यह जो श्रृंखला चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। जो सोशल साइंस से संबंधित इतिहास विषय है, उस विषय से सभी प्रश्न को जो 2001 में प्रश्न पूछे गए हैं उसका व्याख्या सहित हल कराया जा रहा है। पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को हल करा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के उस वीडियो को देख लें, और उसमें जो क्वेश्चन कराए हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन जो शेष बच गए हैं इस वीडियो में व्याख्या सहित हल कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। पहला ऑप्शन है 1929 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1931 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1935 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन 1939 ईस्वी में। आइए दोस्तों, देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1931 ईस्वी में। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1931 ईस्वी में तेज बहादुर स्प्रू और जयकर की प्रतिनिधियों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को स्पष्टतः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर। आइए दोस्तों, अकबर के बारे में जान लेते हैं कुछ तथ्यों को। तो अकबर का जन्म अमरकोट के राजा विरसाल के महल में 14 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर उसे अपने पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली। बैरम खां ने तुरंत ईंटों के चबूतरे पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कराकर भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार अकबर 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में राजगद्दी पर आसीन हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन है आपका, पहला बीरबल, दूसरा रहीम, तीसरा बैजू बावरा और चौथा है टोडरमल। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैजू बावरा। आइए दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे मुल्ला दो प्याजा, हकीम इमाम, अब्दुल फजल, शेख फैजी, अब्दुल रहीम खान खन्ना, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, राजा बीरबल। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन है अकबर से, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर से, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां से, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब से। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांगीर से। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। हाकिंग्स की वापसी के पश्चात 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा, जो सम्राट जहांगीर की कृपा प्राप्त करने में सफल हुआ। वह पुर्तगाली विरोध के बावजूद व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। उनके प्रयासों के फलस्वरूप सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा तथा मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कोठियाँ स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है राजपुर, दूसरा ऑप्शन है राजगंज, तीसरा ऑप्शन है रायगढ़, चौथा है राजसमंद। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रायगढ़। आइए जानते हैं इनके बारे में। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर शिवाजी का 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक संपन्न हुआ। इसके लिए उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान भाग भट्ट यानी विश्वेश्वर भट्ट को बुलाया था। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। पहला ऑप्शन है इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, दूसरा ऑप्शन है इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, और तीसरा ऑप्शन है सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था, और अगला ऑप्शन है इनमें जातिगत कोई बाध्यता नहीं थी। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। आइए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर शेष सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका,
वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ में इस गीत का वर्णन है। 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार किया गया। 1905 ईस्वी की बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नील विद्रोह आरंभ हुआ था? ऑप्शन है पहला 1859 ईस्वी में, दूसरा है 1871 ईस्वी में, तीसरा है 1886 में, चौथा ऑप्शन है आपका 1901 ईस्वी में। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1859 ईस्वी में। आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह आंदोलन बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया। 1859 में शुरू होने वाला यह आंदोलन नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ किसानों की प्रत्यक्ष लड़ाई थी, जिसका विशुद्ध एवं मर्मस्पर्शी विवरण दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक में किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चौथा ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण, तीसरा ऑप्शन है इंद्र और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्ण। आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि वैदिक देवता हैं, जबकि कृष्ण के नाम का उल्लेख किसी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की विषय वस्तु है? पहला ऑप्शन है दर्शन, दूसरा ऑप्शन है कर्मकांड, तीसरा ऑप्शन है भक्ति, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जान लेते हैं इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन यानी दर्शन। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। उपनिषद, जिसका शाब्दिक तात्पर्य है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गौतम बुद्ध। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समय पुलुम्बनी वन में हुआ था। इनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध को एक अन्य नाम से जाना जाता है, जो शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? पहला ऑप्शन है गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन है कुषाण वंश, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश, चौथा ऑप्शन है शुंग वंश। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन यानी शुंग वंश। सैन्य निरीक्षण के समय अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतमी पुत्र सतकर्णीय किस वंश का शासक था? पहला ऑप्शन है शिशुनाग वंश का, दूसरा ऑप्शन है सप्तकर्ण वंश का, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश का, चौथा ऑप्शन है पुष्यभूति वंश का। तो ये दोस्तों जान लेते हैं इसका आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सातवाहन वंश का। आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था?
पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा। पाटलिपुत्र से ही उसने वापसी यात्रा प्रारंभ की। अपनी पूरी यात्रा के विवरण में वह कहीं भी सम्राट का नामोल्लेख नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है हिरण, तीसरा ऑप्शन है हाथी, चौथा ऑप्शन है बाघ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाघ। आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। यह संगम युग का एक प्रमुख राजवंश था जो तमिलनाडु में पेन्नार तथा बेल्लारूर नदियों के मध्य स्थित था। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी जो बाद में क्रमशः उरैयूर तथा तंजावुर बनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर का निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान ने, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने और चौथा ऑप्शन है आपका शाहजहां ने। ताकि दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिकंदर लोदी ने। इसके बारे में जान लेते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने पर व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। उसने वहां पर बादलगढ़ का किला भी बनवाया और 1506 ईस्वी में आगरा को उसने अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था। ताकि दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है समहर्ता, दूसरा ऑप्शन है सन्निधाता और तीसरा ऑप्शन है अर्थाध्यक्ष और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका पहला होगा समहर्ता। आइए इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मौर्य शासन प्रबंध में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी समहर्ता था जो आधुनिक वित्त मंत्री की भांति विभिन्न पदाधिकारियों के सहयोग से राजस्व विभाग का संचालन करता था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। पहला ऑप्शन है पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरा है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरा है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और चौथा है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अजंता की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे परंतु अब केवल 6 गुफाओं के चित्र ही अवशिष्ट हैं। इसमें 9 से 10वीं गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन हैं और उनका समय लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। आज देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, हिंदू, जैन एवं बोलो तीनों की धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा है। हाय दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदू, जैन एवं यहाँ बौद्ध होगा। बौद्ध तीनों की धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा है। तो पहला है ऑप्शन नासिक, दूसरा ऑप्शन है पीतल खेड़ा और तीसरा ऑप्शन है अजंता और चौथा ऑप्शन है इलोरा। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका एलोरा यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।